जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया सर, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज आपकी आवाज़ बिल्कुल अच्छे हैं क्लियर आ सर, रही आप है। भी ठीक है? हाँ बढ़िया एकदम अमित भाई ठीक। शर्मा जी आज आपने कुछ माइक में चेंज किया क्या? सर आज माइक नहीं लगाया। हाँ तो वही था, राड की जड़। हाँ, उसमें दिक्कत थी सर। हाँ अब बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है आपकी। जी जी सर। चलिए भाई, कल की क्लास में हम लोग 314 यानी कि 314 आईपीसी देख चुके हैं। कुलदीप जी आपकी तबीयत ठीक है? आप अनुपस्थित चल रहे थे क्लास से 2 3 दिन से नहीं दिखे आप। जी सर मैं हॉस्पिटलाइज था थोड़ा। अच्छा फिर दोबारा दिक्कत होगी क्या कुछ? I'll try to be regular from now on सर। अभी जी सर, एक बार 15 से 20 दिन बाद और जाना है सर एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए टेक केयर। जी थैंक्स सर। देखिए हम लोग जो है मिसकैरेज वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। अध्याय 16 में जो है डिफरेंट पोर्शन हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ गर्भपात से संबंधित जो धाराएं आईपीसी में हैं उनको हम लोग पढ़ रहे हैं और 314 तक हम पढ़ चुके हैं। देखते हैं बाकी धाराएं क्या कहती हैं। 315 कह रहा है, एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज इट टू डाई आफ्टर बर्थ। शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। ये कह रहा है, whoever before the birth of any child does any act with the intention of thereby preventing that child from being born alive or causing it to die after its birth, and does by such act prevent that child from being born alive or causes it to die after its birth shall, if such act be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the mother, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years or with fine or with both। 315 कह रहा है भाई कि यदि शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से कोई अगर कार्य किया जाएगा तो आईपीसी की धारा 315 एक्शन में आएगी। और ये कहती है कि जो कोई किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करेगा कि उस शिशु का जीवित पैदा होना तद द्वारा रोका जाए या जन्म के पश्चात तद द्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाए और ऐसे कार्य से इस शिशु का जीवित पैदा होना रोकेगा या उसके जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देगा, यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक नहीं किया गया हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। जी देखिए, शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से अगर कोई कार्य किया जा रहा है तब 315 एक्शन में आएगी। और यहाँ एक्सेप्शन इसमें भी है। वो एक्सेप्शन क्या है कि यदि वो कार्य माता की लाइफ बचाने के लिए, उसका जीवन बचाने के लिए यदि सद्भावपूर्वक किया जा रहा है तब तो यहाँ आपको बचाव मिल जाएगा। अदरवाइज़ ऐसा कृत्य करने वाला व्यक्ति जो है वो 10 वर्ष तक के कारावास की अवधि के लिए सज़ा उसको दी जा सकती है, अप टू 10 ईयर है, ठीक है, विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर। और ये किसी भी भांति का हो सकता है। कितने भांति के कारावास हैं कल्पना चौहान आईपीसी में? 2 प्रकार के। कौन कौन से?
सादा। कठोर और सादा, क्या अंतर है दोनों में? कठोर किसको बोलते हैं और सादा किसको बोलते हैं? ज्योतिका वर्मा जी, आप बताइए। जी वर्मा जी, मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? जी नमस्ते सर। हाँ नमस्कार, कैसे हैं आप? जी सर ठीक हूँ सर। आपने हाँ, कौन सा क्वेश्चन पूछा है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2 प्रकार के कारावास आईपीसी में हमने पढ़े हैं, कठोर कारावास और सादा कारावास, दोनों को कैसे आप परिभाषित करेंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए इंटरव्यू में? सर कठोर कारावास वो है जिसमें एक तो सर शारीरिक श्रम उसमें करना होता है, और सर कठोर कारावास में सर और कैदियों से अलग रखा जाता है कैदी को। नहीं, वो तो एक विशेष परिस्थिति है, वो तो मतलब कि वो तो क्या बोलते हैं उसको, तन्हाई वाला मामला तो कुछ विशेष मामलों में जो बहुत ज़्यादा डेंजरस किस्म के अपराधी होते हैं उनके लिए व्यवस्था है। बाकी यही डिफरेंस है कि जो कठोर कारावास जिसको बोलते हैं तो उसमें आपको बॉडीली परिश्रम कराया जाता है ना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शोले फिल्म में धर्मेंद्र जी ने जब टंकी पे चढ़े हुए थे, वीरू उनका कैरेक्टर था, तो वीरू ने बताया था मौसी पीसिंग चक्की गोइंग जेल। तो मतलब कि चक्की पीसने वाला अगर है तो वो कारावास जो है वो चक्की तो एक कुछ भी हो सकता है, खेत में काम कराया जा सकता है, पत्थर तुड़वाए जा सकते हैं, आपसे किचन में काम करवाया जा सकता है जेल के, तो वो तो कुछ भी कोई आपसे वर्क लिया जा सकता है वहाँ। इज दैट ओके? सश्रम कारावास है जिसमें शारीरिक श्रम करना होगा। बिल्कुल, उसमें आप शारीरिक श्रम आपसे लिया जा सकता है। ठीक, चलिए सर इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेरी है। हाँ। कि जो कभी भी किसी भी केस में किसी एक को उसको जेल भेज दिया जाता है ट्रायल में या अरेस्ट करने के बाद, वहाँ पे जेल जाने के बाद भी वहाँ पे उनको एक पर्ची कटवाते हैं या फिर उनसे कोई सशर्म कराते हैं, तो वो क्या उसमें इंक्लूड ही होगा? वो तो क्योंकि इंक्लूड होता है, किसी ने कोई कारावास काटा है। वो तो अनऑथराइज है ना। वो तो अनऑथराइज है। अच्छा। हाँ, वो तो सब जेल की एक गुंडा मैनुअल है, वो है गुंडा मैनुअल बोलते हैं उसको। जेल मैनुअल से अलग भी एक मैनुअल चलता है ना। हाँ, वहाँ वही ज़्यादा चलता है। जेल मैनुअल तो एक तरफ रख दो, आप वहाँ जाते ही उसको क्या कहते हैं, मशक्क़त कटवाना है ना। जैसे थाने में नहीं आई सीआरपीसी में लिखा होता है कि वो 154 में आप जाइए, कॉग्निजेबल ऑफेंस की उसको सूचना दीजिए, वो कॉपी देगा चिक एफआईआर की काट के। और सर हमारा एक क्लाइंट पहुंच गया, वो जबरदस्ती कर रहा था 156 नहीं जी ऐसे ही हो जाएगी। अब वो वहाँ जाके उनको लॉ पढ़ाने लगा पुलिस वालों को। तो मैंने कहा भाई फिर तू लॉज करा के नहीं आया एफआईआर? तो बोला कि मैंने उसको थोड़ा सर लॉ बताया, क्योंकि वो सर होम मिनिस्ट्री में था, वो भी अच्छी पोस्ट पे। बोला जब मैंने 2-4 बार उसको कहा तो उसने पीछे चेयर खिसकाई वो दरोगा ने और बोला कि अच्छा तो तू ऐसा नहीं जाएगा। बोले सर फिर मुझे समझ में आ गया, फिर मैं वापस चला आया। सही बात है। ये सर डीके बसु रूलिंग भी तो निकाल के सारी रूलिंग निकाल देते हैं। हाँ जी, वहाँ रूलिंग लेके गया था मैं क्या बोलूं, देखो वहाँ की अलग ही व्यवस्था है भाई। बोला सर रूलिंग देखिए ये देखिए। बोला अच्छा तो तू ऐसे नहीं जाएगा। हाँ, ज्ञानदही लेके जाएगा। सर मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुना रहा हूँ इसमें। डीके बसु हमारा एक लैंडमार्क जजमेंट है इलीगल डिटेंशन पे, कि आप अरेस्टिंग के दौरान ये फॉलो करें वो फॉलो। हाँ, वो 20 सूत्रीय है कि रूल की मैंने धज्जी उड़ते हुए 20 सूत्रीय वो रूल की धज्जी उड़ते हुए देखी सर दिन दहाड़े मेरठ रेलवे स्टेशन पे जो एक चौकी बना रखी थी, तो उसके पैर जो है फंसा रखे थे और वो मतलब पीछे पकड़ के और उसे डंडे से पीट रहे थे, पता नहीं उसने क्या किया था। और उसके सामने वही छप रहा था दीवार पे डीके बसु की जो गाइडलाइन है ना, वो ह्यूमन राइट कमीशन के वो जो है कि उसको खाना दिया जाएगा, हवालाती कंबल दिया जाएगा, वो शायद उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। मैंने कहा भाई
क्या जमाना पिट भी रहा उसे पढ़ भी रहा है। वो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, वो छपवा रखा है, हर थाने में लगा रखा है कि ये कैदी के राइट्स हैं, है ना, इनको बस वो तो एक अलग ही समांतर सरकार है भैया जी। चलिए 316 देखते हैं। ये कह रहा है कॉजिंग डेथ ऑफ ए क्विक अनबोर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, ये कह रहा है ऐसे कार्य द्वारा आपराधिक मानव वध की कोटि में, ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव आज़ाद शिशु की मृत्यु कारित करना। 316 कह रहा है कि whoever does any act under such circumstances that if he thereby caused death he would be guilty of culpable homicide and does by such act cause the death of a quick unborn child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ये कह रहा है जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह तद द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह आपराधिक मानव वध का दोषी होता। ठीक है, और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव आजाद शिशु की मृत्यु कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इलस्ट्रेशन देखते हैं इसका 316 का। इलस्ट्रेशन से और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी धारा। ये कह रहा है ए नोइंग दैट ही इज़ लाइकली टू कोज द डेथ ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन डज एन एक्ट विच इफ ही कोज द डेथ ऑफ द वुमेन वुड अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। The woman is injured but does not die, but the death of an unborn quick child with which she is pregnant is thereby caused. A is guilty of the offence defined in this section। क्या समझे? ये कह रहा कि यह संभाव्य जानते हुए कि वह गर्भवती स्त्री की मृत्यु कारित कर दे ऐसा कार्य करता है जो यदि उससे उस स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती तो वह आपराधिक मानव वध की कोटि में आ जाता। उसका एक्ट ऐसा है कि यदि वो मर जाती तो वो आपराधिक मानव वध की कोटि में उसका केस आ जाता। मतलब कि आप ये मान के चलिए कि 308 जो धारा है उससे संबंधित कोई कृत्य किया है और क्या हुआ आगे, उस स्त्री की क्षति होती है, उसको इंजरी हो जाती है, किंतु उसकी मृत्यु नहीं होती, वो तो बच जाती है, किंतु तद द्वारा उस आजाद सजीव शिशु की मृत्यु हो जाती है जो उसके गर्भ में है, तो कै इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है। यहाँ क्या हुआ कि स्त्री तो बच गई लेकिन जो उसके गर्भ में शिशु पल रहा था उसकी मृत्यु कारित कर दी आपने। और कृत्य आपका कैसा था कि आपके ऊपर आपराधिक मानव वध के प्रयत्न का ही तो केस लगा, वो स्त्री तो बच गई लेकिन बच्चा मर गया जो गर्भ के अंदर था, तो 316 के अकॉर्डिंगली आपको 10 वर्ष तक की सज़ा से दंडित किया जा सकता है। ये 316 कह रहा है। कुलदीप जी क्लियर हुआ 316? जी बिल्कुल सर जी। 317 देखते हैं। ये कह रहा है एक्सपोजर एंड अबंडनमेंट ऑफ। अगर तो मेरा ये जी इलस्ट्रेशन और इसकी सेक्शन की बॉडी में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ बताइए। कि अगर वो बच जाए तब सर कौन बच तो जाए? दे दिया इलस्ट्रेशन में, अगर मदर बच गई तो वो इलस्ट्रेशन में बता दिया कि बच्चा मर गया। अगर दोनों की ही डेथ हो जाए, कल्पेबल होमिसाइड भी हो और तो मतलब अगर वो मर गई तो बच्चा तो ऑब्वियसली मर ही जाएगा जो अभी अनबॉर्न चाइल्ड है। तो उसके लिए भी अप्लाई होगा ना सर सेक्शन? हाँ बिल्कुल भाई, कल्पेबल होमिसाइड में मामला चला जाएगा फिर तो, है ना। उस स्त्री का आपराधिक मानव वध के लिए उसको लायबल ठहराया जाएगा और साथ में उसका बालक भी मर गया, है ना। तो 316 का 316 लगेगा ना? हाँ बिल्कुल, दोनों ही अपराध हो गए। वो स्त्री भी मर गई, स्टेशन में जैसे उसका जिंदा रहना थोड़ा सा वो कंफ्यूजन। हाँ 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 बिल्कुल जी। 317 कह रहा है भैया एक्सपोजर एंड अबंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 years बाय पेरेंट और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट। ये कह रहा whoever being the father or mother of a child under the age of 12 years or having the care of such child shall expose or leave such child in any place
with the intention of wholly abandoning such child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। ठीक है, ये कह रहा है कि किस शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को यदि आरक्षित डाल दिया जाता है या उसका परित्याग कर दिया जाता है तब 317 एक्शन में आएगा। और ये कह रहा है कि जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता या माता होते हुए या ऐसे शिशु की देखरेख का भार रखते हुए ऐसे शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से उस शिशु को किसी स्थान में आरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा, वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये केवल आरक्षित छोड़ने पे ये धारा 317 एक्शन में आ जाएगी। इसका स्पष्टीकरण भी बता रहा है। ये ऐसी बात हमने वहाँ भी पढ़ी थी आपराधिक मानववध या 307 के उसमें कोई इलस्ट्रेशन ऐसा पढ़ा था हमने कि जहाँ वो बच्चे को आरक्षित छोड़ देता है तो वहाँ उस पर मतलब ये मामला बन रहा था कि ये हत्या का प्रयत्न किया जा रहा है उसका। तो एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट द ट्रायल ऑफ द ऑफेंडर फॉर मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड एज द केस मे बी इफ द चाइल्ड डाइज इन कंसिक्वेंस ऑफ द एक्सपोजर। ये कह रहा है कि यदि बालक की इससे इस प्रकार के एक्सपोजर से मृत्यु हो जाती है तो वैसी परिस्थिति में जो भी मामला उस पर बनेगा, जैसी भी परिस्थितियां होंगी, आपराधिक मानव वध बनेगा या मर्डर का चार्ज बनेगा, तो ये धारा उस धारा के लिए हुआ ना, एक्शन भी अप्लाई है जी। क्या कह रहे हैं तो सर फिर पेरेंट्स ही हुए ना सर। हाँ, पेरेंट्स हुए या कोई टेक केयर जिसके मतलब कोई और भी हो सकते हैं, कोई माता पिता के अलावा कोई जिसकी भार साधन में वो बच्चा हो, जो भी है ना। इसमें आया माता पिता या ऐसे शिशु का देखरेख का भार रखते हुए, तो देखरेख का भार माता पिता के अलावा भी किसी पे हो सकता है ना। तो जो इंचार्ज होगा, जिसके अंडर में देखरेख का भार होगा, वो ही मुलजिम हो जाएगा। और ये स्पष्टीकरण कह रहा है कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने की अवस्था में 317 उन धाराओं को आकर्षित होने से नहीं रोकती, फिर मामला वहाँ से चलेगा। मतलब सर कोई नेबर, अगर कोई नेबर है तो नेबर के ऊपर भी क्या ये चार्ज अप्लाई हो सकता है? देखिए, नेबर की स्थिति ये है कि अगर उसको बाकायदा कोई देख रेख के लिए सुपुर्दगी में बच्चा दिया हुआ हो, है ना। नहीं, वो ऐसे ही अगर किडनैप करके ले जा रहा है तब तो किडनैपिंग और वही चार्ज लगेंगे, उसके ऊपर ये चार्ज तो अप्लाई नहीं होता ना। वो तो किडनैपिंग वाला मामला फिर चला जाएगा, वो तो फिर वही 363 वाला मसला हो जाएगा किडनैपिंग में, तो है ना। ये तो सिर्फ इतना बता रहा है कि जो माता सिर्फ गार्जियनशिप का है, गार्जियन हो, माता पिता हो और वो आरक्षित छोड़ रहे हो उसको, तब ये धारा एक्शन में आएगी। पड़ोसी ओड़ोसी का वाला मसला तो फिर वो हो जाएगा ना कि भाई अगर वो किसी के उससे हटा रहा है, उसको संरक्षकता से हटाने वाला मामला आ जाएगा फिर, तो है ना। चलिए, पड़ोसी जब तो बन जाएगा, मान लो उसे उसके पास छोड़ के गए बच्चे को, उसकी कस्टडी में दे के गए, हाँ तो पड़ोसी भी आ जाएगा। हाँ, अगर देख रेख के लिए भाई देख रेख के लिए अगर सुपुर्दगी में आप बालक को सौंप के गए, लेकिन उसका रिकॉर्ड क्या होगा, देख रेख में सुपुर्दगी में हमने बालक इन्हें दिया था, ये तो टेढ़ी खीर हो जाएगा ना साबित करना, है ना। तो चलिए 318 देखते हैं। ये कह रहा है कंसीलमेंट ऑफ बर्थ। इसमें सर जो इम्प्रिजनमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years कह रखा है यहाँ पर सर। ये सीधे इम्प्रिजनमेंट 10 years 7 years ऐसे है क्या? मतलब एक्सटेंड नहीं कह रखा कि विच में बी एक्सटेंडेबल टू 7 years, अप टू है ये, 10 years, अप टू 7 years। हाँ, मतलब वो 24 घंटे नहीं कर सकते। हाँ, मतलब कि मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, वहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट सर, थैंक यू जी। 318 कह रहा है भाई कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी, whoever by secretly burying or otherwise disposing of the dead body of a child, whether such child die before or after or during its birth, intentionally conceals or endeavors to conceal the birth of such child shall be punished with imprisonment of either description for a term
विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। 318 कह रहा है मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, आप बहुत सारे मामले देखे होंगे कि आपने कोई बच्चा हुआ उसको दाएं बाएं कहीं फेंक देना, छिपा देना। तो ये कह रहा जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़ कर या अन्यथा उसका व्ययन करके, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात या जन्म के दौरान में हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म को सासे छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये डेड बॉडी के विषय में बात कर रहा है, ठीक है। और अगर कोई जिंदा बच्चे को ही रख देते हैं, जैसे कई बार कूड़े के ढेर में बालक मिलता है, कोई शिशु मिलता है छोटा, तब क्या होगा भाई? तो 317 है ही सर। फिर उसके लिए 317 है ना। सर सपोज अगर वो कस्टडी में भी नहीं था किसी की और ऐसे लोगों ने उसको वहाँ पे फेंका, जैसे सर मैं रनिंग पे जा रहा था एक बार सुबह, तो कुछ लोग आए और उन्होंने एक बच्ची को फेंक दिया, वो एक बेबी गर्ल थी, तो वहाँ पे वो झाड़ियों में फेंका गया उसको। तो मैंने जब देखा तो उसकी अभी एम्बिलिकल कॉर्ड भी कनेक्टेड थी अपनी मदर से। तो सर सपोज वो ऐसे लोग थे जो कि ना तो उसके पेरेंट्स थे ना किसी कस्टडी में था, बट किसी अननोन ने अगर उसको फेंका होता तो फिर तो वो 317 में नहीं आता सर। मतलब कि वो बंदे जो अननोन कैसे हो सकते हैं? वो थे तो कोई ना कोई रिलेटेड ही। नहीं तो सीधे है उसमें, अगर वो अननोन है भी, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ दिया है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि अपने पास रखते हैं उन्होंने। एक अलग चीज है। अब मैं किसी का मतलब बच्चा चुरा लूँ और उसको जाके कहीं छोड़ दूँ रास्ते में, मुझे लगा मैं पकड़ा जा सकता हूँ, तो जैसे ही उसको उसकी लॉफुल कस्टडी से, मैंने उसमें वर्ड है लॉफुल कस्टडी, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अगर लॉफुल कस्टडी से मैंने उसको ले गया तो वो लेते ही मेरा ऑफेंस तो पूरा हो गया। उसके बाद में क्या होते हैं उसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज अ डिफरेंट मैटर ऑफ फैक्ट। सही बात। हाँ, लेकिन किडनैपिंग के बाद फिर फर्दर किसी और में उसको पनिशमेंट होनी चाहिए। एक्चुअली जो किडनैपिंग है वो कठोर दायित्व का अपराध है, उसमें आपकी मेलाफाइड इंटेंशन। थे कौन वो लोग, मतलब क्या पर्पस था उनका ऐसा? अरे वो एक्चुअली माता के ही कोई हो सकता है, क्या परिस्थितियां रही हो, है ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कुलदीप जी, जैसे मतलब आपने बताया ना कि आपने देखा उन्हें फेंकते हुए, तो अगर आपको कुछ नॉलेज हुआ हो बाद में कि क्या पर्पस क्या था उन लोगों का ये करने के पीछे? ऐसा था कि एक तो बेबी गर्ल थी और जब मैंने पीसीआर रोकनी चाहिए तो पीसीआर रुकी नहीं, फिर काफ़ी देर बाद दूसरी पीसीआर रुकी, तब मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं थी, मैं स्कूल में था, तो मुझे लगा कि शायद अगर मैं इस बच्चे को उठाऊंगा तो ये ऑलरेडी डैमेज है, क्योंकि उसकी एम्बिलिकल कॉर्ड से मदर का फ्लैश भी उसके साथ में था, तो मुझे लगा कि शायद ये ऑलरेडी डैमेज है, मरी ना जाए मेरे हाथ। तो फिर मैंने दूसरी पीसीआर रोकी, फिर वो आई, उसको वो लेके गई बच्ची को, बाकी पता नहीं लगा कि क्यों फेंका गया था, कि उन्होंने फेंका था। चलिए ना कुछ लोग बच्चा चोरी गैंग भी होता है, वो इमीडिएट बच्चे को ले जाते हैं, कुछ लोग बच्चा चेंज कर देते हैं, तो हो सकता है बेटा समझते हो कि मेल चाइल्ड की थोड़ी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है हमारे सोसाइटी में, ऐसा भी मतलब क्वाइट पॉसिबल कि उन्होंने ऐसा समझ के उठाया हो और बाद में उनको जी जी जी, या उन्हें डर होगी वो पकड़ जा सकते हैं, घर से फेंक दिया हो। चलिए अब अगला जो पोर्शन इसका 316 का पोर्शन शुरू होने जा रहा है भाई, वो हार्ट से संबंधित, उपैथी से संबंधित पोर्शन है इसका। 316 में आपको डिफरेंट पोर्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि अभी मिसकैरेज वाला पोर्शन हमने डील किया, अब ये उपैथी वाला पोर्शन यहाँ 319 से शुरू हो जाता है, और ये कहाँ तक जाता है भाई अमित? 338 तक। कुल कितनी धाराएं हुई? कुल कितनी धाराएं हुई इसमें? 20 सर जी, कुल 20 सेक्शन इसमें हैं, ठीक है। और ये बात करता है उपैथी और इंग्लिश में हार्ट। उपैथी शब्द जो है वो इसकी परिभाषा 319 में दी हुई है। देखते हैं क्या होती है उपैथी, हार्ट इन इंग्लिश एंड उपैथी इन हिंदी।
ये कह रहा है whoever causes bodily pain, disease और infirmity to any person is said to cause hurt। जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है वह उपैती करता है, यह कहा जाता है। क्या समझे भैया? भाई बॉडीली पेन, आप किसी को हिट करोगे तो उसको नेचुरल सी बात है कि बॉडीली पेन होगा। किसी को कोई आप डिजीज़, किसी रोग से आप ग्रस्त करोगे तो भी उसको क्या हो रहा है, हर्ट हो रहा है, उपैती हो रही है। या फिर इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी का मतलब क्या है? अंग शैथिल्य हो जाना। अंग शैथिल्य, इन्फर्मिटी से आप क्या समझते हैं कुलदीप जी? सर कोई ना इन्फॉर्म हो जाना, मतलब कि कुछ ऐसा हो जाना कि आप इन्फॉर्म हो गए हो, मतलब आप प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इंजरी। हाँ मान लीजिए आप इन्फॉर्मिटी होती है सर किसी भी बॉडी टाइप। पार्ट या तो इजेक्ट हो जाए या हाँ। इनएक्टिव हो जाए। अगर वो इजेक्ट भी ना हो बॉडी से, बॉडी में जुड़ा रहे, इवन देन इनएक्टिव हो जाए। हाँ लाइक कोई डिफॉर्मिटी आ जाए इस तरह की बॉडी। हाँ, ये स्थायी भी हो सकती है। मेंटल को कवर नहीं कर रहा, केवल फिजिकल को कर रहा है। हाँ, ये उपैती एक्चुअली यहाँ जो इंजरी है ये बॉडी के विषय में बात कर रहा है। इन्फॉर्मिटी ना, अगर उसको मेंटली भी कुछ हो जाता है तो वो भी तो एक इन्फॉर्मिटी हुई ना, वो नॉर्मल लाइफ तो जी नहीं पाए। लेकिन शोभी जी देखो, जैसे आप सपोज सिविल में हम चले जाएं इसी में कि अगर आपके पैसे नहीं दे रहा है तो इन्फॉर्म तो आप फिर भी हो जाएंगे, मेंटली इन्फॉर्म हो जाएंगे, या मेंटली आपको वो पेन भी दे रहे हैं। थोड़ा सा इन्फॉर्मिटी को गलत उसमें ले गए। वो इन्फॉर्मिटी इकोनॉमिकली जो है वो ये बॉडी से रिलेटेड ऑफेंस है, हर्ट। मतलब आपको इन्फॉर्मिटी जी भाई, मतलब ये है कि आप इंसेन हो जाएं, पैरालाइज हो जाएं, आपको मतलब उस तरह की इन्फॉर्मिटी हो, मतलब इन्फर्मिटी आपको इतना मेंटल फिजिकल स्ट्रेस कर दे कि आपका मेंटल बैलेंस ही हिल जाए, पता चले कि आपको एक लुनाटिक ही उसमें मान के वो चल रहा है। जी देखिए, इन्फर्मिटी स्थायी भी हो सकती है और अस्थायी भी हो सकती है। शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों से संबंधित है। जी 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 बिल्कुल। तो हर्ट समझ आ गया भाई, 319 क्लियर हुआ। जी, अब 320 ग्रीवियस हर्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, टिक कर लीजिए ग्रीवियस हर्ट को। 320 पे आपको हर दूसरे एग्जाम में, परीक्षा में कहीं ना कहीं सवाल मिलता है भाई 320 पे। ठीक है, 320 पे प्रॉब्लम बेस्ड सवाल भी आ जाता है और 320 पे डायरेक्ट सवाल भी आ जाता है। तो 320 देखते हैं, ये ग्रीवियस हर्ट की बात करता है। तो उपैती और घोर उपैती ऐसे समझें। हम लोग जो है वो सिंपल इंजरी शब्द यूज करते हैं, तो सिंपल इंजरी नाम का कोई शब्द ही नहीं है, बस उपैती है और घोर उपैती है। यानी कि जो उपैती है वो उपैती है ही, और जो 320 में है वो घोर उपैती है। ठीक है, तो यहाँ 320 कह रहा है द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट ओनली आर डेजिग्नेटेड एज ग्रीवियस। उपैती की केवल नीचे लिखी किस्में घोर कहलाती हैं। उपैती की केवल नीचे लिखी किस्में घोर कहलाती हैं। फर्स्ट कह रहा है इमेस्कुलेशन। जी, ये कह रहा है पुंसत्व हरण। इस शब्द से आप क्या समझ रहे हैं दानिश? जी, इम्पोर्टेंसी हो जाना जी। हाँ, किसी को कोई ऐसी इंजरी पहुंचा देना कि जिससे उसकी पौरुष शक्ति को समाप्त कर दिया जाए। इम्पोर्टेंसी तो एक अलग चीज है, प्रजनन क्षमता केवल इससे इफेक्ट हो। हाँ, ये इमेस्कुलेशन है, पुंसत्व हरण है। जी, क्या कह रहे हो? हाँ, क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हम 320 का पहला ही खंड पढ़ रहे हैं, इमेस्कुलेशन और हिंदी में पुंसत्व हरण, तो ये क्या है?
जी। आगे आपको आवाज़ आई दानिश? जी शोभित। हेलो। सेक्सुअल पार्ट जो सर डैमेज हो जाना, यही आएगा। बिल्कुल, पुंसत्व हरण कोई भी हो सकता है जी। तो ये पुंसत्व हरण जो है, एक सवाल मेरे दिमाग में यहाँ जब मैं अक्सर इसे पढ़ता हूँ, तो आप लोग भी उस पर अपनी राय रखें। तो पुंसत्व हरण तो यहाँ दे दिया, लेकिन किसी स्त्री का यदि स्त्रीत्व हरण किया जाए तो मतलब कि उसका कोई ऐसा अंग डैमेज कर दिया जाए जिससे कि वो उसकी प्रजनन क्षमता है स्त्री की वो नष्ट हो जाए, तो तब क्या स्थिति होगी? तो भी सेम ही होगा सर, उसको भी सेम ऑफेंस होगा। तो मेरी जो निजी राय है, हालांकि मैंने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन इनमें से कनेक्ट करके अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं इसे सेक्शन 8 आईपीसी से कनेक्ट करते हुए, जी 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 वही है सर, ही और शी। हाँ, ही में शी भी इंक्लूड है ना। उसके डेरिवेटिव्स अगर कहीं ही लिखा हुआ है तो वहाँ सी नहीं होगा। तो मुझे एक ऐसा केस हमारे यहाँ ऐसा एक केस हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि एक स्त्री का गर्भाशय नोच दिया था एक उसके देवर या जेठ ने। मतलब कि इस प्रकार से उसने उसको मतलब खींच के निकाल दिया था बहुत ब्रूटल तरीके से। तो उस पर जो मामला बना था वो 326 का ही मामला बना था। तो वो इसी पहले वाले पार्ट के अकॉर्डिंगली ही बना होगा, है ना? जी बिल्कुल सर या फिर जैसे मतलब एग्स प्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है उसको हम हटा दें, हाँ, से बिल्कुल। या मेल को हम कैस्ट्रेट कर दें सर, उसके टेस्टिकल्स रिमूव कर दें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या वहाँ पे हम हिट कर दें। हाँ, तो ये सब जो है पहले वाले पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडली कह रहा है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई, दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद। यदि आप किसी व्यक्ति की दोनों में से कोई सी भी आँख को उसको क्या करोगे, आँख फोड़ डालोगे, नष्ट कर दोगे, उसकी दृष्टि को स्थायी विच्छेद कर दोगे, तो सेकंड वाला पार्ट एक्टिव हो जाएगा और मामला जो है वो घोर उपैती में आ जाएगा। थर्डली कह रहा है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ ईदर ईयर। तो जैसे हमने आँख के विषय में पढ़ा तीसरा बात है कान के विषय में। यदि किसी के कान की श्रवण शक्ति को आप स्थायी रूप से विच्छेदित कर देंगे, मान लीजिए आपने झापड़ मारा किसी को और उसके कान का पर्दा आपने जो है बिल्कुल पर्दाफाश कर दिया, उसे फाड़ डाला बिल्कुल, तो जब पर्दा फट जाएगा तो उसकी जो श्रवण क्षमता है वो नमस्ते हो जाएगी। तो मामला तीसरे खंड में आते हुए आप जो है घोर उपैती के लिए लायबल हो जाओगे। सामान्य से आप चांटा मारोगे किसी को तो उपैती का मामला बनेगा, लेकिन आपका चांटा इतना हैवी पड़ा कि उसके कान की आपने सुनने की क्षमता ही नष्ट कर दी, तो वह आपकी जो उपैती है वो घोर उपैती में आ जाएगी। क्लियर है भाई? कल्पना, समझ आ रहा है? जी। फोर्थली कह रहा है प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद। चौथा पार्ट 320 का कह रहा है किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद यदि कर दिया जाए तो वैसी परिस्थिति में मामला 320 में जाएगा। आपका जो कृत्य है वो घोर उपैती। सरजीत जी आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, आपका माइक खुला हुआ है जी। फिफ्थली कह रहा है डिस्ट्रिक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। ये कह रहा है कि किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास।
यहाँ विच्छेदन तो नहीं हुआ, लेकिन आपकी द्वारा दी गई चोट से किसी अंग या जोड़ की जो शक्तियाँ थी उसका नाश हो गया या स्थायी ह्रास हो गया, तब भी मामला 320 के कौन से पार्ट में जाएगा? 5वें पार्ट में जाएगा। ठीक है, इज दैट ओके? अगला कह रहा है सिक्सली कह रहा है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण। यदि किसी के सिर का या चेहरे का आपने ऐसी कोई चोट पहुंचा दी कि उससे उसके सिर का या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण हो गया, मतलब जो उसकी सुंदरता थी वो घट गई, कम हो गई। एक्चुअली इसी से रिलेटेड मैं बताऊं आपको, एक बार परीक्षा में सवाल पूछा गया था, हालांकि मैं उसे गलत करके आया था, तो लेकिन गलत किए हुए सवाल आपको दूर तक याद रहते हैं जब आप कोई गलती कर देते हो। हाँ, तो उसमें ये पूछा गया था कि बोलना भी हाँ, मैंने कहा यार ये सिंपल सा सवाल गलत, और जो सिंपल सा हो जाए वो ज़्यादा याद रहता है, कठिन गलत हो जाए कोई बात नहीं। तो उसमें ये था, समस्या बेस्ड था, वो प्रॉब्लम थी उसमें कि भाई एक व्यक्ति ने ए ने बी के चेहरे पर ब्लेड से कट मार दिया। तो उसमें प्री में सवाल था वो, तो हमने उसे, मैंने कहा यार कटी तो मारा हल्का फुल्का, हमने ये अच्छे से पढ़ा नहीं हुआ था कि भाई उसका चेहरे का स्थायी विद्रूपी, जो आप ब्लेड से कट मारोगे तो ब्लेड का निशान रह जाएगा ना फेस पे। तो वो यहाँ आते हुए घोर उपैती में हमें टिक करना था, लेकिन हमें उसे उपैती में टिक कर आए, तो ये गलती हुई थी। तो यहाँ आप सीधा समझें कि किसी का, मान लीजिए आपने ऐसी चोट मार दी कि आप सिर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, सिर गहरा हो गया कहीं से, है ना, या फेस पे कोई ऐसा परमानेंट आपने मार्क दे दिया, उसे कट का मार्क दे दिया, तो वैसे ही एसिड अटैक भी इसी में आ जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, उसके लिए 326 अलग से उसमें प्रोविजन जी, वो है 326A है। हाँ, बट इसमें भी कवर होना चाहिए। वो एक्चुअली वो मेजर डैमेज है ना, इसलिए उसके लिए अलग से सेक्शन दे दी गई। ये आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये उतना डैमेज नहीं है, एसिड अटैक वाला इसमें कवर नहीं होगा। एक्चुअली ये केवल ये डिसफिगरेशन है, वो तो परमानेंट डैमेज है, वो तो उसकी बात कर रहा है। ये डिसफिगरेशन एक अलग चीज है जिसमें कि वैसे कुछ हर्ट नहीं हो रहा, केवल डिसफिगरेशन हो रहा है। नहीं शोभित जी, परमानेंट डिसफिगरेशन हो रहा है, उस पर्सन को उसके साथ में जीना पड़ेगा फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जब तक नहीं पा रहे, मतलब केवल वही नहीं हो रहा है यहाँ पे। मान लीजिए कि थप्पड़ मारने का भी भाई हर्ट है, वो भी 323 में कवर होता है। अब पता चला है गोली भी चलाई है, वो चोट तो उसमें कुछ भी नहीं है, तो फिर बॉडी को लगा, लेकिन 307 लग गई। तो इसके लिए जो मेजर चार्ज है ना एसिड अटैक के लिए, तो उसमें फिर ये माइनर उसके साथ नहीं लगेगा। एक्चुअली जब तक ये एसिड अटैक की अलग से धारा नहीं जुड़ी थी, तब तक एसिड अटैक भी यहीं कवर होता था। तो भाई बिल्कुल ठीक है, पर को तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लेने दिया करो। मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये 326A वगैरह ये तो इंट्रोड्यूस अभी हुआ है ना, इससे पहले एसिड अटैक के मामले शोभित इसी धारा में आते थे। जी सर। हाँ, तो उसमें क्या था कि सज़ा इतनी बहुत निम्न सी सज़ा थी, तो इसलिए अब अलग से विधि निर्माताओं ने अलग से थोड़ा हार्ड वहाँ बनाया है सज़ा को, इसीलिए मेजर चार्ज को इंट्रोड्यूस किया। हाँ, नहीं तो जब तक वो व्यवस्था नहीं थी तब तक कुलदीप जी सही कह रहे हैं, वो एसिड अटैक भी यहीं हमें 326 का ही मामला बनता था एसिड फेंकने पे, और इसीलिए वो 326 के बाद ए करके जोड़ा गया है अब, है ना। चलिए अब अगला 7th कह रहा है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ ए बोन और टूथ। ये कह रहा है कि आपने यदि किसी की अस्थि या दांत का भंग कर दिया या उसका विसंधान ही कर दिया, तब भी मामला यहाँ आ जाएगा। आपने किसी को मुक्का मारा और उसकी जाड़ निकल के बाहर हो गई, तो मामला घोर उपैती में जाएगा, क्योंकि आपने उसके सर यही तो मामला है जिसमें सबसे
पहले कहीं पे दांत टूटा दिखा देते हैं मेडिकल में, हाँ। तो यही इसी से वो रिवर्स ऑफेंस में आ जाती है। या फिर किसी की मान लीजिए कीड़े से सड़ी हुई जाड़ है, बोले इसे निकाल दो डॉक्टर साहब, ये तो निकलनी थी, इसके नाम लगा दो, है ना। सर एक बार मेरे साथ हो गया था, मेरे को किक बॉक्सिंग में मेरी एक प्रीमोलर टीथ निकल गई थी। अच्छा। बट उसके लिए सेक्शन है एक, आपने पढ़ाया था कि जब हम आपने वो भी बताया था ना कि खेल खेलते हैं हम एक, हाँ। तलवारों से खेल खेलते हैं तो उसमें हमारी कंसेंट होती है। हाँ तो वो तो फिर वहाँ जी, जी, जी। आप तो चूंकि एक गेम के दौरान हुआ ना आपके साथ, तो जी तो जी, तो जी, एक्सेप्ट जी। जनरल वो मैं एक्सेप्शन सेक्शन ही भूल गया सर। हाँ, जनरल एक्सेप्शन में चला जाएगा वो, जी जी जी, है ना? जी सर, थैंक यू। जी। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, 7वां तक आप समझ गए। अब 8ली कह रहा है, 8वां जो हिस्सा कह रहा है, ये तो इन्होंने स्पेसिफिकली बता दिए। ये कह रहा है एनी हर्ट विच इंडेंजर्स लाइफ और विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 days इन सेवरल बॉडीली पेन और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूट्स। ये कह रहा कि कोई उपैती जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए भी असमर्थ रहता है, दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है उसको। तो ये 8वां पार्ट जो है, ये कह रहा है कि 20 दिन एक समय सीमा रख दी इन्होंने कि यदि वैसी उपैती के कारण कोई व्यक्ति 20 दिन तक पीड़ा में है, ठीक है, तीव्र शारीरिक पीड़ा में है, हल्की फुल्की नहीं, तीव्र में, और उसकी वजह से या दूसरी कह रहा है या अपने मामूली कामकाज करने में भी वो असमर्थ है, उसके लिए भी वो दूसरे व्यक्ति की हेल्प लेनी पड़ रही है, तो फिर 8वें के माध्यम से जो उपैती है वो घोर उपैती पढ़ी जाएगी। 20 दिन कंप्लीट होने ज़रूरी हैं। सर इसमें ना मेरे पास एक केस था, उसमें एक लड़का था माइनर, उस माइनर को कुछ माइनर लड़कों ने, कुछ मेजर ने, मतलब 8-9 लड़के होंगे वो, उन्होंने उसको इतना मारा, मतलब उसको कुछ ऐसा सीवियर बॉडीली इंजरी तो नहीं हुई, लेकिन वो डर इतना गया था कि वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तो 20 दिन से भी ज्यादा, इवन 1 महीने से बिना स्कूल जा पा रहा था, घर पे बैठा हुआ था, बहुत मतलब कपकपा रहा था वो लड़का। तो वो इसमें आएगा सर 8-3 में, क्योंकि he wasn't able to follow his ordinary pursuits। बिल्कुल 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 भाई, वो उनकी चोट की वजह से ही हुआ, और इस धारा में जो बात बताई गई है उसकी वजह से वो, मतलब कि आप कह रहे थे कि वो कांप रहा था, भय में था, डर में था, अपने काम भी नहीं कर पा रहा था, स्कूल भी नहीं जा पा रहा था। तो जी मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही थी उसकी? सर मेडिकल रिपोर्ट में भी उसको मतलब रेगुलरली डॉक्टर के पास जाना ही था, और कोई ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट से तो उसको नहीं मारा गया था, लेकिन इतने सारे लड़कों ने एक तरीके से मॉब लिंचिंग की तरह उसको मारा, बस वो मरा नहीं, वो बच गया। लेकिन इंजरी भी ऐसी नहीं हुई कि कुछ ऐसा हुआ, लेकिन वो घबरा गया सर एक तरीके से, वो 1 महीने तक कुछ नहीं कर पाया वो। क्यों शोभित, इस समस्या में आप 8वें खंड में मामले को ले जाएंगे कि नहीं? नहीं सर, क्योंकि वो एडमिट रहा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रहा है, और साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर रहा है उसको, तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए एडमिशन जरूरी नहीं था, इसलिए इसमें नहीं आएगा वो। जी अमित जी लास्ट लाइन ले आएगी उसको, he was unable to follow his ordinary pursuits, सिंपल काम नहीं कर पा रहा था। जी ये आप सही अपने टॉयलेट लेटरिन वो तो सब कर रहा था वो, यही नेसेसरी है जो इनको भी ना कर पाए, तब आएगा वो। नहीं स्कूल जैसे जाता है वो, ऑर्डिनरी जाता है स्कूल, वो भी नहीं जा पा रहा, वो कैसे बात भी नहीं कर पाता। जी ये क्या होता है ना कि जितना हमने डैमेज किया, हम केवल उतने के लिए लाइबल हैं, क्योंकि हर आदमी एक घटना को अपने तरीके से देता है। इसमें प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जहाँ आप जब अभी 306 पढ़ के आए हैं हम पीछे, और 107 पढ़ा है अबेटमेंट, तो इस पे हमेशा ये साबित करना अबेटमेंट बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कोर्ट ये कहती है, मान लीजिए एक आदमी को आपने थप्पड़ मार दिया, वो कहेगा साहब 323 कर दिया मैंने, अब वो उसको इस तरह से दे जाएगा वो हैंग कर ले खुद को, तो ये अबेटमेंट थोड़ी हुआ भाई। मान लीजिए उन्होंने मारपीट कर दी,
तो उसके लिए वो ग्रीवियस हर्ट या जो भी आएगा उसकी कैटेगरी में आएगा या हर्ट आएगा अगर नहीं है। अब वो उसको इस तरह से ले गया कि वो डर गया। अगर या तो साबित किया जाए कि उनका इंटेंशन था उसको इतना भयभीत कर देने का, उसको मेंटली डिसेबल कर देने का, अब वो इंटेंशन साबित करने का बर्डन भी आपके ऊपर गया, तो ये प्रॉब्लम इसमें ये आएगी कि एवरीवन रिएक्ट्स ऑन हिज ऑन वे। जी शोभित जी, अगर हमें लॉ ऑफ टोर्ट से याद हो तो उसमें एक केस भी था और उसमें जो कंक्लूजन था वो ये था कि अ पर्सन कैन नॉट बी रिस्पांसिबल फॉर वर्ल्ड एट लार्ज। कि एक विमेन होती है, कोई तेज बाइक जा रही होती है, एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका मिसकैरेज हो जाता है, तो वहाँ पे कहा जाता है कि ये नहीं माना जा सकता कि हर एक प्रूडेंट पर्सन इसी तरीके से रिएक्ट करेगा। yes. लेकिन हाँ, आप किसी को स्पेसिफिकली केस में इतना कर दोगे कि वो कर ना पाए, तब वो यहाँ कवर होना चाहिए 8.3 में। साइकोलॉजिस्ट का एक उसका काउंसलर का रिपोर्ट आया, जो साइकोलॉजिस्ट उसकी काउंसलिंग कर रहा है उसने रिपोर्ट दे दिया कि ड्यू टू दैट इंसिडेंट, ओनली ड्यू टू दैट इंसिडेंट ये इस तरह का रिएक्शन इसको आया है और इसकी लाइफ में परमानेंटली डैमेज आया है। 20 दिन 25 दिन या पता नहीं कब तक उसको दिक्कत रहेगी, तो तब हो सकता है। बिल्कुल। ये देखिए, ये सारे मामले ऐसे होते हैं कि सर्कमस्टेंसेस और क्या परिस्थितियां रही हैं, किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है। प्रोफेसर थी कॉलेज में, तो वो एक बार मतलब जैसे दरवाज़ा लगा था तो वो मतलब काफ़ी पसीने हो जाना, काफ़ी डर जाना, उस तरह की रिएक्शन। पर उन्होंने पूछा उनसे, मैंने कहा क्या हुआ, तब उन्होंने ये बताया था कि बचपन में एक बार ऐसे ही मैं इसको मतलब क्लास थी मेरी और मैं पता नहीं किसने बाहर से ऐसे दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं बंद हो गई थी उसमें और मैं 6 से 7 घंटे तक उसमें बंद रही। तब से मेरे अंदर ये डर बैठ गया कि एक आदमी लॉक होने के बाद क्या हल हो सकता है। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी क्षमता है, हर व्यक्ति की अपनी क्षमता है। आप किन परिस्थितियों के लिए, कुलदीप जी का अलग रिएक्शन होगा, शोभित का अलग रिएक्शन होगा, मेरा अपना रिएक्शन होगा, ठीक है जी सर। रीजनेबल मैन के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा, वही सामान्य बुद्धि का जो व्यक्ति माना जाता है ना, प्रूडेंट मैन है ना, वो वहाँ की कसौटी पे देखा जाता है। और वास्तव में अगर किसी की मॉब लिंचिंग होगी तो कोई प्रूडेंट मैन भी ऐसी अवस्था में आ सकता है, उसके अंदर भय हो सकता है। बिल्कुल सर, है ना। तो चलिए अगला 321 और 322 देख लेते हैं फटाफट। ये कह रहा है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, ठीक है। ये कह रहा है हुएवर डज एनी एक्ट with the intention of thereby causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely thereby to। सर इसका जो 8th पार्ट है सर, इसमें ये 307 में सिर्फ इंटेंशन और नॉलेज की वजह से नहीं जाता ना कि इंडेंजर्स टू लाइफ, तो इसमें भी है। बिल्कुल। हाँ, इंडेंजर्स के ऊपर प्राण घातक भी अटैक हम कर दें, प्राण घातक इंजरी भी उसको दे दें। हाँ, सही बात है। 307 अट्रैक्ट नहीं होती है इससे, वो भी ग्रीवियस हर्ट ही माना जाएगा। बिल्कुल। ये चूंकि वहाँ इंटेंशन का अभाव है ना जी सर, भाई, वहाँ तो आप केवल वो उपैती के उद्देश्य से हो रहा है जो हो रहा है, वहाँ आशय उपैती करने का है ठीक है ना। वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट कह रहा है whoever does any act with the intention of thereby causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person and does thereby cause hurt to any person is said voluntarily to cause hurt। तो यहाँ देखो इंटेंशन क्या है, वो हर्ट करने का है, ना कि मानव वध करने का या हत्या करने का, ठीक है ना। 321 कह रहा है स्वेच्छा उपेति कारित करना। ये कह रहा है जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपेति कारित करे, ठीक है ना, और या इस ज्ञान के साथ करता है कि यह संभाव्य है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपेति कारित करे और तद द्वारा किसी व्यक्ति की उपेति कारित करता है, तो वह स्वेच्छा उपेति कारित करता है, यह कहा जाता है। 321 ने बता दिया। और 322 सेम बात जो है वो बात कर रहा है किसके लिए, ग्रीवियस हर्ट के लिए। ये कह रहा है whoever voluntarily causes hurt if the hurt which he intends to cause or knows himself to be likely to cause the grievous hurt, and if the hurt which he causes is grievous hurt is said voluntarily to cause grievous hurt। तो 322 कह रहा है स्वेच्छा घोर उपैति कारित करना। ये कह रहा है जो कोई स्वेच्छा उपैति कारित करता है, यदि वह उपैति जिसे कारित करने का उसका आशय है
या जिसे वह जानता है कि जिसके द्वारा उसका किया जाना संभाव्य है घोर उपैती है, और यदि वह उपैती जो वह कारित करता है घोर उपैती हो तो वह स्वेच्छा घोर उपैती कारित करता है, यह कहा जाता है। तो यहाँ चूँकि हमारा जो इंटेंशन है, जो हमारी नॉलेज है, वो उपैती या घोर उपैती तक ही है, इसलिए हमारा मामला वहाँ नहीं जाता। मतलब कि वो जीवन पर संकट उत्पन्न भी हो गया, लेकिन हमारा ना तो आशय था ना हमें नॉलेज थी, इसलिए हम यहाँ 8वें पार्ट में आते हैं। ठीक है ना। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कह रहा है ए पर्सन इज नॉट सेड वॉलंटरी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट एक्सेप्ट व्हेन ही बोथ कॉजेज ग्रीवियस हर्ट एंड इंटेंड्स और नोज हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, बट ही इज सेड वॉलंटरली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट इफ इंटेंडिंग और नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट ऑफ वन काइंड ही एक्चुअली कॉजेज ग्रीवियस हर्ट ऑफ अनदर काइंड। स्पष्टीकरण कह रहा है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा घोर उपैती कारित करता है, यह नहीं कहा जाता है सिवाय जबकि वह घोर उपैती कारित करता है और घोर उपैती कारित करने का उसका आशय हो या घोर उपैती कारित होना वह संभाव्य जानता हो, किंतु यदि वह यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि वह किसी एक किस्म की घोर उपैती कारित कर दे, वास्तव में दूसरी ही किस्म की घोर उपैती कारित करता है, तो वह स्वेच्छा घोर उपैती कारित करता है, यह कहा जाता है। क्या समझे भाई इसमें स्पष्टीकरण से, क्या समझे? थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर। कंफ्यूजिंग है, इलस्ट्रेशन देखते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन कह रहा है ए इंटेंडिंग और नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली परमानेंटली टू डिसफिगर जेड्स फेस गिव्स जेड ए बिलो विच डज नॉट परमानेंटली डिसफिगर जेड्स फेस but which causes Jed to suffer severe bodily pain for the space of 20 days. A has voluntarily caused grievous hurt. तो यहाँ स्पष्टीकरण ये कह रहा है कि भले ही आपका आशय किसी दूसरे किस्म की घोर उपैती पहुँचाने का हो और आपके आशय के अकॉर्डिंगली तो काम नहीं हुआ, लेकिन वो दूसरे किसी खंड में चला गया, तो तब भी आप ये नहीं कह सकते जी मेरा आशय तो ये करने का था, ये नहीं करने का था, तब भी आप कवर हो जाओगे। जैसे इसमें इलस्ट्रेशन में कहा है कि उसका आशय तो था चेहरे का विद्रूपीकरण करने का, लेकिन वो विद्रूपीकरण तो नहीं कर पाया, लेकिन उसकी चोट से अगला बंदा 20 दिन तक पीड़ा में रहा, तो अब वो किस में चला गया, 8वें पार्ट में चला गया। तो वो इस बात का डिफेंस नहीं ले पाएगा कि सर मेरा उद्देश्य तो इसका फेस को डिसफिगर करना था। क्या समझे? मैं तो जो है इसको कहाँ ले जाना चाह रहा था, कौन से हिस्से में आता है भाई? छठे हिस्से में आता है सिर या चेहरे का विद्रूपीकरण। तो ये स्पष्टीकरण यही बता रहा है कुलदीप जी कि आपका आशय भले ही छठे किस्म की उपैती कारित करने का हो, लेकिन छठे किस्म की तो नहीं हुई, वो 8वें किस्म की हो गई, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसके लिए लायबल फिर भी होगे, आप ये डिफेंस नहीं ले सकते। हाँ, इसमें सर 2 फैक्ट्स हैं कि एक तो नॉलेज भी होनी चाहिए और इंटेंशनली भी वो करे, और जो वो क्षति पहुंचा रहा है, जो इंजरी पहुंचा रहा है, वो इंजरी पहुंचे भी उसको। ये 2 चीजें हैं सर। तो वही तो ये इस पर एक प्रॉब्लम पूछ लेते हैं। हाँ। कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चे को गोद में लिए हुए खड़ी है और कोई व्यक्ति उस स्त्री को थप्पड़ मारता है और वो उसको न लग के बच्चे को लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसको और ज्यादा चोट लग जाती है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? ऐसी प्रॉब्लम आती है अक्सर। इसमें आना चाहिए वो वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट जी, लेकिन वहाँ आशय तो केवल एक थप्पड़ मारने मात्र का था, जिसमें वो उपैती के मामले में आता। जी सर, फिर नहीं आएगा सर। इंटेंशन और नॉलेज जिस काम को करने की थी वो नहीं हुआ सर। बिल्कुल, मतलब वो तो थोड़ा लेसर था। जी जी जी, ये एक्सीडेंटल हो गया ना। हाँ, चलिए ठीक है मित्रों, आज की क्लास को हम यहीं समापन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज आमना मैम का कल एग्ज़ाम है, तो इसलिए वो आज क्लास नहीं ले पाएंगी आपकी। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, गुड नाइट सर, बाय बाय।